हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे फिजिक्स के इस वीडियो लेक्चर में we will discuss about constructive and destructive superposition by analytical method. इसके आगे के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके कि क्रैश पे क्रैश आएगा तो कंस्ट्रक्टिव, ट्रफ पे ट्रफ आएगा फिर भी कंस्ट्रक्टिव और क्रैश पे ट्रफ आएगा तो डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में उसकी जो इंटेंसिटी है वो 4 गुना हो जाती है 4 टाइम्स और डिस्ट्रक्टिव में इंटेंसिटी 0 हो जाती है ना के बराबर। ओके, अब उसमें हमने पाथ लेंथ कितना होता है और फेज डिफरेंस कितना होता है उसके हिसाब से उसको हमने डिराइव किया था। पर वो कौन सा मेथड था? तो कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, और ये कौन सा मेथड है? एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड मींस मैथमेटिकल, जिसमें हम मैथ्स को यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखना कि जब दो वेव्स जाके एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो या तो क्रैश पे क्रैश आएगा या तो ट्रफ के साथ क्रैश आएगा, मतलब कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा। तो इसमें हम जब एनालिटिकल मेथड यूज करते हैं तो हमको वेव इक्वेशन समझ में आना चाहिए। व्हाट इज वेव इक्वेशन? तो आपने चैप्टर नंबर 11 मतलब चैप्टर नंबर 15 11th स्टैंडर्ड में वेव्स के बारे में स्टडी किया था, उसमें आपने वेव इक्वेशन पढ़ा था। वेव इक्वेशन क्या है? वेव इक्वेशन y is equal to a cos omega t एक वेव इक्वेशन। अब आप बोलोगे कि सर हमने तो साइन देखा है, यहाँ पे कॉस नहीं साइन है। तो कभी कभी राइटर साइन यूज करते हैं और कभी कभी कोई राइटर जो है वो कॉस यूज करते हैं। दोनों आप वेव इक्वेशन में यूज कर सकते हैं। y is equal to a cos omega t और a sin omega t। a वेव इक्वेशन, इसमें y क्या है? डिस्प्लेसमेंट, a क्या है? एम्पलीट्यूड और a ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, a एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम t। ओके, अब मैंने यहाँ पे दूसरा इक्वेशन लिखा y is equal to a cos omega t plus phi। अब आप बोलोगे कि इसमें आपने phi नहीं लिखा है, इसमें क्यों लिखा है? तो phi इज अ फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस जब दोनों वेव आके एक पॉइंट को इंसिडेंट होती है, एक पॉइंट पे इंसिडेंट होती है तो दोनों के बीच कुछ फेज डिफरेंस होता है और वो कितना होता है? phi जितना। ओके, तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना होगा? phi। देन phi इज अ फेज डिफरेंस। अब यहाँ पे ये हुआ वेव इक्वेशन y is equal to a cos omega t। you already studied in स्टैंडर्ड 11, तो इसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ये हम वेव इक्वेशन लिखेंगे। अब इसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कैसे होगा? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कैसे होगा? तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा तो एक वेव का इक्वेशन है और ये दूसरे वेव का इक्वेशन है। दोनों वेव ऐसे आ रही है और आके एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है। दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना? 5। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ए वेव डिस्प्लेसमेंट कितना कराती है? तो हमने इसको y1 बोल दिया और इसको y2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, y1 और y2 दोनों एक पॉइंट पे आएगी तो उस पॉइंट का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट y is equal to y1 plus y2, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ओके, y1 plus y2। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। y1 की वैल्यू क्या है? a cos ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t प्लस phi। a टोटल डिस्प्लेसमेंट हो कैसे? फिर से समझना, यहाँ पे a एक पॉइंट है,
इस पॉइंट पे यहां से एक वेव आ रही है, यहां से एक वेव आ रही है, इस पॉइंट को ए वेव जो है वो डिस्प्लेस करवाती है y1, ए वेव डिस्प्लेस करवाती है y2। अब अगर दोनों का क्रैश आ गया, ए पॉइंट यहां पे है, इसका क्रैश आया और इसका भी क्रैश आया, तो इतना डिस्प्लेस करेगी, दोनों का ड्रॉप आया तो इतना नीचे डिस्प्लेस करेगी। तो यहां पे ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसमें ये जो हमने कंडीशन नोट की, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस a cos ओमेगा t प्लस 1, ये आप मैथ्स में इसको यूज करते हो फॉर्मूला, जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनको पता है, c प्लस c, इसको आप ऐसे यूज करते हो। ओके, तो 2c इंटू c होगा इसका, बरोबर है। पर बायोलॉजी वाले जो है इसको अच्छे समझना, अगर c प्लस c है तो 2c इंटू c, बरोबर है। इसको हम यहाँ पे नोट करते हैं, 2c इंटू c, तो 2 a को हम कॉमन ले लेते हैं, c इंटू c में cos a और a b है, तो a प्लस b डिवाइड बाय 2, मतलब ओमेगा t प्लस ओमेगा t प्लस 5 डिवाइड बाय 2 इंटू cos a माइनस b ओमेगा t माइनस, तो ये भी माइनस हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, ये हुआ। अब इसमें 2a ओमेगा t प्लस ओमेगा t, 2 ओमेगा t डिवाइड बाय 2 प्लस 5 बाय 2, इसको ऐसे नोट करेंगे, इनटू cos a कैंसिल हो जाएगा, माइनस 5 बाय 2, ये मिला। ओके, अब यहां पे देखना 2a cos, यहां से 2 कैंसिल, ओमेगा t प्लस 5 बाय 2 इंटू cos माइनस 5 बाय 2, यहां पे मैं माइनस नहीं लिखता हूं, 5 बाय 2, ये इक्वेशन में। ओके, अब इसमें ये जो फॉर्मूला मिला 2a cos 5 बाय 2 cos ओमेगा t प्लस 5 बाय 2, इसमें ये जो पोर्शन है, इतना जो पोर्शन है, और इसमें हमने दो इसको अलग लिखा, तो ऐसे लिखते हैं 2a cos 5 बाय 2 इंटू cos ओमेगा t प्लस 5 बाय 2। इसमें ये जो पोर्शन है cos 5 बाय 2, 2a cos 5 बाय 2, ये हमको देगा एम्पलीट्यूड, क्या देता है, एम्पलीट्यूड, और ये जो है वो हमको फेज डिफरेंस बताओगे, तो इतना जो पोर्शन है वो हमको क्या देता है, एम्पलीट्यूड, समझना। ये पूरे वेव का क्या देगा, एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड पे इंटेंसिटी डिपेंड करती है, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी यहां पे नोट करते हैं, इंटेंसिटी I is directly proportional to a square, ये फॉर्मूला आपको याद है। तो इतना पोर्शन आपको क्या देगा, एम्पलीट्यूड। ओके, तो यहां पे नोट करते हैं, ये हमको मिलेगा एम्पलीट्यूड। अब यहां पे देखिए ये -5 क्यों आया, तो जब वेव डिफरेंस हम नोट करते हैं तो कभी कभी हमको डिफरेंस माइनस में मिलता है, प्लस में भी मिलता है, पर यहां पे प्लस नोट करते हैं। ओके, अब यहां पे अगर आप माइनस लिखें फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप माइनस भी लिख सकते हो और प्लस भी लिख सकते हो, ये एम्पलीट्यूड निकाल। अब इससे हमको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन समझना है। तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कब होगा, तो हमको पता है कि जब क्रेस्ट पे क्रेस्ट आएगा तो कंस्ट्रक्टिव होता है, और क्रेस्ट पे ट्रफ आएगा तो डिस्ट्रक्टिव होता है। इसका मतलब जब इंटेंसिटी हाई होगी, इंटेंसिटी हाई होगी तो कंस्ट्रक्टिव, और इंटेंसिटी लो मींस जीरो होगी तो डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि क्रैश पे क्रैश आएगा तभी तो इंटेंसिटी हाई होगी।
और रेस्ट पे ट्रफ आएगा तभी इंटेंसिटी लो हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है 2a cos pi by 2, यहां से मैं cos pi by 2 की वैल्यू लेता हूं। अगर cos pi by 2 यहां पे देखिए ये हमने निकाला, अब यहां पे नोट करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव, cos की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो हमने यहां पे देखा कि cos 5 by 2 is equal to 1। अगर cos की वैल्यू 1 होती है, cos की वैल्यू इसके बीच में आएगी 0 to 1। ओके, 1 मैक्सिमम हाई वैल्यू है, हाई वैल्यू मतलब क्या होगा कंस्ट्रक्टिव, और 0 लो वैल्यू में डिस्ट्रक्टिव। तो cos की वैल्यू 1 कब मिलेगी, cos की वैल्यू 1 कब मिलती है, cos 0 क्या होता है 1, cos 180 क्या होता है 1 और -1, -1 भी क्या होगा -1 का स्क्वायर कीजिए प्लस ये, तो माइनस वैल्यू हो या प्लस वैल्यू हो हमको इंटेंसिटी क्या मिलेगी प्लस ही मिलती है, पॉजिटिव मिलती है। तो cos की वैल्यू 1 कब होगी वो हमको निकालना है। तो यहां पे यहां से हमने निकाला कि 5 by 2 is equal to 0, फिर पाई 2 पाई 3 पाई, ये सारे वैल्यू के लिए cos की वैल्यू क्या होगी 1, cos 0 भी क्या होता है 1। मैंने देखो 5 by 2 एक cos इनवर्स बोल दिया, cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 1 cos की कौन सी वैल्यू के लिए 1 होगा। तो यहाँ पे ये हमको मिला। अब 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 0 a इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2 पाई a इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 4 पाई a इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 6 पाई, ये हमको क्या मिला फेज डिफरेंस। अब आप इसके आगे का वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा ग्राफिकल मेथड, तो उसमें आप इसको अच्छे से देखना कि उसमें कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस कितना मिलता था, यही मिलता था 0, 2 पाई 4 पाई 6 पाई। तो एनालिटिकल मेथड से भी वही मिला। ओके, और पांच डिफरेंस कितना था, ये क्या बोलेंगे फेज डिफरेंस, और पांच डिफरेंस कितना था कंस्ट्रक्टिव के लिए 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, एक लिखे। ओके, वैसे ही यहां पे नोट करेंगे फॉर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में डिस्ट्रक्टिव मींस क्या, इंटेंसिटी 0 होनी चाहिए। इंटेंसिटी 0 कब होगी व्हेन एम्पलीट्यूड इज 0। एम्पलीट्यूड कब 0 होगा जब cos की वैल्यू 0 हो जाएगी, cos की वैल्यू 0 हो जाएगी तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 वैल्यू। तो cos की वैल्यू 0 कब होती है, तो cos की वैल्यू 0 कब होगी उसके लिए नोट करते हैं cos 5 by 2 is equal to 0। अगर 0 वैल्यू मिलेगी तो हमको क्या मिलेगा डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। यहां पे नोट करते हैं 5 by 2 0 कब होती है, आपको पता है cos 90 क्या होता है 0, मतलब cos 5 by 2 क्या होता है 0, cos 3 pi by 2 क्या होता है 0, फिर cos 5 pi by 2 क्या होता है 0, cos 7 pi by 2 क्या होता है 0। तो यहाँ पे हमको पता है कि cos 90 मींस पाई, फिर क्या आएगा सॉरी यहाँ पे पाई बाय 2, फिर कितना आएगा 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2। इस वैल्यू के लिए cos का वैल्यू कितना मिलता है 0। अब यहाँ पे देखिए ये 2 यहाँ पे जाएगा, 2 यहाँ पे जाएगा तो क्या आएगा पाई, फिर 2 यहाँ पे जाएगा तो कितना आएगा 3 पाई, फिर कितना आएगा 5 पाई, फिर कितना आएगा 7 पाई। अब आप देखिए ग्राफिकल मेथड में डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए फेज डिफरेंस कितना था पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, और यहाँ पे कितना था 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। ओके, और इसके लिए पांच डिफरेंस कितना था, तो पांच डिफरेंस यहाँ पे नोट करेंगे लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 और 5 लैम्डा बाय 2।
એવું છે. ઓકે, તો डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन एंड कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बाय एनालिटिकल मेथड. एनालिटिकल मेथड में फिर से देखना, ए वेव इक्वेशन है, ए भी वेव इक्वेशन है, एक वेव का इक्वेशन है, ये दूसरी वेव का इक्वेशन है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, फाई. और फाई क्या है, फेज डिफरेंस. और दोनों जब एक पॉइंट पे इंसिडेंट होते हैं तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y1 + y2. इसको हमने डिराइव किया, लास्ट फॉर्मेट आपको ये मिलेगा. इसमें ए पोर्शन क्या दिखाता है, एम्पलीट्यूड. ओके, इसको लेके हमने cos π/2 जब 1 होगा तब कंस्ट्रक्टिव होगा, एंड में cos π/2 इज 0 देन डिस्ट्रक्टिव. तो इसको हमने निकाला. आप देख सकते हो कि ये जब वैल्यू कितना होगा और ये कैसे आपको मिलता है. तो इट्स अ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन बाय एनालिटिकल मेथड. अगर 2 मार्क्स में आता है या 3 मार्क्स में आता है तो आपको इतना इसमें